चलिए, जैसा कि हम जो है कक्षा 9वीं का जो भूगोल का भारत का भौतिक स्वरूप ये पढ़ रहे थे और अब तक इसमें हमने पर्वतों, मैदानों, पठारों आदि को पढ़ लिया। जो आज का जो सेशन है, जो क्लास है, इस क्लास में हम तटीय मैदान को पढ़ने वाले हैं और द्वीप समूहों को देखेंगे कि तटीय मैदान कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, तटीय मैदान कहते हैं किसे हैं, इनका क्या भूमिका होती है एवं द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि भारत जो है 6 भूखंडों वाला पर्वत, मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह में बटा हुआ है, जिसमें से अब तक हमने पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार इन 4 चीजों को हमने पढ़ लिया। अब क्रमशः 5वां और 6वें चीज को यानी तटीय मैदान एवं जो द्वीप समूह है इनके बारे में हमको जो है पढ़ना रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए इन सब के बारे में। देखिए तटीय मैदान ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैं भारत का यदि मैप बना दिखाऊं तो ऐसा आप समझिए, भारत के मैप की मदद से ऐसा है। ये आपका साउथ इंडिया है, जो साउथ इंडिया है तो इसके जो दक्षिण में आप एक सेकंड जरूर रुक रहिए, ठीक है। तो ये जो आपका जो इंडिया है, तो ये जो क्या है आपका जो है पठारी जो है, क्या ये पठारी जो है, ये आपका जो है पठारी ये जो है क्षेत्र है। इसके साइड साइड का साइड साइड का साइड साइड का ये साइड साइड का 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 ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसको हम तटीय मैदान कहते हैं। तटीय मैदान कहते हैं। मैदान का मतलब है समतल भूमि से, समतल भूमि से। और जो मैदान होते हैं वो अधिकतर ये क्या उपजाऊ होते हैं, अधिकतर बंजर रेगिस्तान भी वो भी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कहीं ना कहीं आते हैं। तो तटीय मैदान, मैदान का मतलब है समतल भूमि। यहाँ की भूमि जो है समतल है, ना कि गड्ढे हैं ना तो ऊंचाई हुए। यहाँ की जो भूमि है इस तरह से समतल है, ना कि इस तरह आकृति की है। क्योंकि अगर आप पठारी क्षेत्र को देख लें तो जमीन कहीं पर धसी हुई है तो कहीं पर उठी हुई है, तो कहीं पर जमीन समतल नहीं है। जबकि यहाँ का जो क्षेत्र का ये जो इलाका है आपका जो देखने को मिलेगा, ये जो आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो इधर का जो इलाका आप देख लेंगे, इधर का ये इलाका जो आप देखेंगे, ये जो ऐसे इलाका है, यहाँ तक आपका ये इलाका जो देखेंगे, ये ऐसा इलाका है जहाँ की जो भूमि है वो क्या समतल है, कुछ इस तरह की है, समतल है, समतल है, समतल है। इसको हम तटीय मैदान कहेंगे। अब जानते हैं इन तटीय मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रायद्वीप पठार से कई सारी नदियां जैसे चंबल, बेत, इन सभी नदियों का उत्पत्ति हुआ। और बहुत सारी नदियां जैसे कि कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, चंबल है, सोन है, बेतवा है, इन सभी नदियों में तटीय मैदानों का निर्माण किया है। क्योंकि ये भी जब प्रायद्वीप क्षेत्रों से जब ये नदियां क्या निकलती थी तो अपने साथ घर्षण करती थी, जो भी चीजें पत्थर, मिट्टी, भूमि, इन सब का अपर्दन करिएगा, इन सब का अपर्दन और घर्षण करती थी। और इनके घर्षण से जो है क्या यहाँ पे जो अवसाद जमा हुए, इन अवसादों की जमा होने से तटीय मैदानों का क्या एक तरह से जो आप कह सकते हैं निर्माण हुआ है इनके अवसादों से। या यहाँ पे जो एक तरह से गड्ढे रहे, इन गड्ढे जो के भरे और जो है इस तरह के तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। अब जो तटीय मैदान है, दो तरह के मैदान है। एक पूर्वी तटीय मैदान, ये वाला हिस्सा इसको हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान। इस वाले हिस्से को कहते हैं पश्चिमी, इस वाले को सॉरी, ये जो आपका है पश्चिमी तटीय मैदान है, सॉरी इसको पूर्वी नहीं, इसको पश्चिमी कर दीजिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान। और इसको हम पूर्वी तटीय मैदान, इसको हम पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे। तो जो आपका ये पश्चिमी का जो तटीय मैदान है, ये जो ऐसा है समतल भूमि है, ये बहुत संकीर्ण है, यानी बहुत पतला है, यानी केवल इतना पतला है। जबकि ये आपका जो पूर्वी का जो तटीय मैदान है ये बहुत चौड़ा है, यानी पूर्वी जो तटीय मैदान है ये जो है बहुत चौड़ा है, यानी चौड़ाई ज्यादा है। जबकि पश्चिमी का जो तटीय मैदान है बहुत ज्यादा संकीर्ण, यानी बहुत ज्यादा पतला है, बहुत पतला है। ये जो है आपको बहुत ज्यादा आपको पतला देखने मिलेगा, जबकि ये जो है आपको बहुत ज्यादा चौड़ा देखने को मिलता है।
अब जानते हैं जो कि ये तटीय मैदान है, तो यहाँ की मिट्टी कौन सी है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है ये जलोढ़ मृदा है। यानी जो मृदा है वो क्या, जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा है। यहाँ की जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है और कृषि के लिए यानी खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर आप किसी तरह की खेती कर सकते हैं। और प्रायद्वीप पठारों में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लोग जो है कृषि करते हैं और अच्छी खासी उत्पादन लोग कर लेते हैं। तो आप दो चीज़ों का याद रखिएगा, ये जो हमारा जो साउथ इंडिया है, आपका जो हमारा ये जो साउथ इंडिया है, तो यहाँ का ये भाग जो है चौड़ा है, ये पूर्वी भाग चौड़ा है, पूर्वी भाग चौड़ा है। ये जो पश्चिमी भाग है, ये जो पश्चिमी भाग है संकीर्ण है यानी पतला है। और ये जो यहाँ की जो मृदा है ये जलोढ़ मृदा है, उपजाऊ है, यहाँ पर कृषि की जाती है। अब सवाल आता है इनका उत्पत्ति कैसे हुआ, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो इनका जो निर्माण है, जो प्रायद्वीप नदियां हैं जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, तापी है और चंबल, सेन, बेतवा, इस तरह की नदियों ने क्या घर्षण करके यानी अपने निक्षेपों से इन तटीय मैदानों का निर्माण किया है। ठीक है। अब तीसरी बात याद रखिएगा, देखिए अब तीसरी बात याद रखिएगा, ये जो तटीय मैदान है, ये वाला जो पूर्वी घाट का जो तटीय मैदान है, यह बीच बीच में कटा फटा यानी इस तरह से निरंतर नहीं है, बीच बीच में ऐसा ऐसा जो है कटा है, क्या कटा फटा है। कटा फटा क्या मतलब है, जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है ना ये निरंतर नहीं है, कटा फटा। यहाँ के जो पर्वत है ना कटा फटा है, कुछ इस तरीके के पर्वत है, मान ली पर्वत कुछ इस तरीके से, इस तरह के पठार है, ऐसा कटा है, ऐसा कटा है, ऐसा जो है कटा है, ऐसा जो है कटा है, बीच बीच में कटा है, बीच बीच में कटा हुआ है। क्यों कटा हुआ है, क्योंकि प्रायद्वीप पठार की जितनी भी नदियां हैं वो अधिकांशतः नदियां क्या है बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में जाकर गिरती है। इसलिए जो पूर्वी तटीय मैदान है इनके वजह से बहुत ज्यादा कट फट गया, बहुत ज्यादा कटा फटा है, बहुत ज्यादा कटा फटा है। जबकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, जो पश्चिमी तटीय घाट देख लें, जो पश्चिमी तटीय जो घाट देखें, ये क्या है, ये एक दीवार की तरह संरचना है और ये क्या कटा फटा नहीं है, जबकि ये क्या है निरंतर है। यानी ये क्या, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कुछ इस तरह का ऐसा निरंतर है और इनकी ऊंचाई जो है आपको 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक इनकी ऊंचाई सामान्यतः देखने को मिलेगा और इससे ज़्यादा इनकी ऊंचाई देखने में यानी इनकी ऊंचाई ज़्यादा है और इस तरीके से निरंतर है। इसलिए यदि इधर से कोई आना चाहे, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका से, ब्रिटेन से, कहीं से भी कोई आना चाहे तो जहाज के माध्यम से, तो ये इधर नहीं आ सकता है, इधर उतर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब आएगा तो एक ऊंची संरचना आपको इमारत दिखेगी, कुछ इस तरह की ऊंची संरचना दिखेगी जो पर्वतों की यानी पठारों की ऊंची संरचना दिखेगी इस तरीके से, जिसको पार करना लगभग असंभव है, कोई पार नहीं कर सकता और इधर कोई आ नहीं सकता। जबकि इधर की क्या संरचना है, बीच बीच में इधर कटा है, इधर कटा है, इधर कटा है, इधर कटा है, इधर कटा है और कोई भी यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सके और आसानी से देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। यानी ये जो है पर्वत जो है कहीं ना कहीं ऊंची संरचना है, इनकी कई सौ मीटर या किलोमीटर इनकी ऊंची संरचना है। इस वजह से कोई भी व्यक्ति इधर से जो है नहीं आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति इधर आता है तो या तो गुजरात के बंदरगाह में जाता है या तो मुंबई के बंदरगाह पे जाता है। इधर कहीं भी आपको बंदरगाह में समानता कोई नहीं देखने मिलता है। जबकि इस साइड के बंदरगाह की बात करें पूर्वी तट के, तो बहुत सारे बंदरगाह आज भी हैं, पहले भी थे। बहुत सारे विदेशी पूर्वी बंदरगाह से आए, बहुत सारे विदेशी आक्रमण पूर्वी बंदरगाह से हैं। यहाँ तक कि अगर आप भारत का इतिहास पढ़ लो तो अंग्रेजों ने सबसे पहले किन क्षेत्रों पर कब्जा किया, इन क्षेत्रों पर कर्नाटका पर कब्जा किया, बंगाल पर कब्जा किया, मैसूर पर कब्जा किया। क्यों कब्जा किया, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर आसानी से अंग्रेज इन क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते हैं। भारत में इसी रास्ते अंग्रेज समानता आते थे। पूर्वी पश्चिमी तट पर केवल दो ही बंदरगाह, एक गुजरात का पोरबंदर बंदरगाह और महाराष्ट्र का जो बंदरगाह है, इसी बंदरगाह पर मुख्य रूप से जो लोग थे व्यापार होता था। यानी ये जो यहाँ की जो संरचना थी कैसी थी, एकदम ऊंची, बड़ी बड़ी क्या पर्वत में बड़े बड़े तक पठार थे, इस तरह से संकीर्ण थे, इस तरह से खड़ी ढालनुमा एक सरिता में होता एक लाइन में क्या पठार थे, जिस वजह से व्यापार से आना जाना विदेशी आक्रमण नहीं हो पाते थे। जबकि ये क्या पश्चिमी घाट पर ऐसा था, जबकि पूर्वी
तट जो थे वो कैसे थे, वो निरंतर नहीं थे, ऐसे बीच बीच में कटा फटे थे। जैसे ऐसे पर्वत है ना, फिर बीच बीच में कटा फटा है, बीच बीच में ऐसा कटा फटा है, बीच बीच में ऐसा कटा फटा है, नदियों की वजह से कटा फटा है। जिससे क्या, ये हमेशा दूसरे को रास्ता देते हुए आए, जिससे लोग आए गए, विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी आए, व्यापारी आए, सब आ गए। तो तीसरी सबसे बड़ी बात याद रखिए, जो पश्चिमी तट है वो क्या निरंतर है, उसकी ऊंचाई ज्यादा है, जबकि पश्चिमी जो है, सॉरी गलती हो गया, ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी जो घाट है, ये क्या है, ये वहाँ पर ऊंचे आपको पठार देखने को मिलेंगे जो निरंतर है और कटे फटे नहीं है, एक सिरते में है, जिस वजह से व्यापार करना और विदेशी आक्रमण एवं जहाजों की ओर से आना असंभव है। जबकि उसकी तुलना में जो पूर्वी जो तट है, जो पूर्वी घाट है, जो पूर्वी मैदान है, चौड़ा है, बीच बीच में कटा फटा है, जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक और मानव निर्मित बंदरगाहों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अधिकांशतः सारे व्यापार इसी रास्ते होते हैं। ये सब चीज़ें आप इस चीज़ को याद रखिएगा, और मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ये मैंने व्यवहारिक भाषा में मैंने आपको समझाया ताकि आपको बहुत ज़्यादा कठिन ना हो चीज़ों को समझने में। अब जो है हम सैद्धांतिक भाषा में हम जो है समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो संकीर्ण त्रुटि हम जो है अब जो है सैद्धांतिक भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, और इसके साथ मैं कुछ लिखवाते चलूँगा, आप उन चीज़ को नोट करते हुए चलेगा जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेपर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो हमेशा कहता हूँ भूगोल के विद्यार्थी हैं, विश्व का भूगोल भले ही आपको ना मालूम हो, लेकिन भारत के भूगोल के बारे में कुछ ना कुछ जाने, यदि आप भारत के नागरिक हैं, भारत के रहने वाले हैं। क्योंकि भारत का जो भूगोल है शायद ही विश्व के भूगोल जितना ही अद्भुत और खूबसूरत हो, ठीक है। तो इसका आप जो है आप याद इसको रखिएगा, ठीक है। तो भारत के भूगोल में इतना आपने जाना, और कुछ चीज़ों को और जानते हैं। देखिए अब इनका विस्तार जानते हैं, यानी जो तटीय मैदान है, जो तटीय क्षेत्र है, इनका विस्तार कहाँ तक है। यदि हमें विस्तार लिखना हो या कोई दे दे चलो भाई तटीय मैदान के बारे में लिखो, क्या आप समझते हैं, इनका वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले विस्तार तो बताएंगे ना, इनका आकार बताएंगे, क्षेत्रफल बताएंगे, विस्तार बताएंगे, इन सब के चीज़ों के बारे में आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे, कि आप डायरेक्ट वैसे लिख देंगे। तो विस्तार बताने के लिए, सैद्धांतिक रूप से लिखने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप विस्तार तो बताना पड़ेगा। तो विस्तार में आप ऐसा लिख सकते हैं, इसका जो विस्तार है, कहाँ से, इसका जो विस्तार है अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक क्या है, इसका जो है विस्तार है, ठीक है। तो जो विस्तार में आप लिख सकते हैं, इसका जो विस्तार है। उम्मीद करता हूँ मेरी जो हैंड राइटिंग है आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देती होगी मेरी हैंड राइटिंग, ठीक है। तो जो विस्तार है वो क्या है, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी तक, यानी जो इसका विस्तार है वो अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, इसका जो है क्या, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, इसका जो है क्या है विस्तार आपको देखने को मिला। तटीय मैदानों का, तटीय क्षेत्रों का, अगर आपको इसका वर्णन करना हो, इसका लिखना हो, इसका विस्तार करना हो, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि जो तटीय मैदान है अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, इनका विस्तार है। जो पश्चिमी भाग है वो संकीर्ण है, यानी बहुत पतला है, और पूर्वी भाग इसके तुलना में बहुत ज़्यादा चौड़ा है, और यहाँ की जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। तीसरी बात लिख सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट है, ऊंचाई उनकी पर्वतों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और कटा फटे नहीं है, जबकि एक निरंतर है, एक श्रृंखलाबंद निरंतर में है। जबकि पूर्वी जो तट है, पूर्वी जो घाट है आपका जो है, आपका जो पूर्वी तट है यह बहुत ज़्यादा कटे फटे हैं और एक निरंतर में नहीं है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप जो है लिख सकते हैं। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और एक बात मैं आप लोग को एक आवश्यक और जरूरी सूचना दे दूं, देखिए डेली शाम 6 बजे कक्षा जो 9वीं के हमारे बच्चे हैं, जो कक्षा 9वीं के बच्चे हैं, चाहे आप इतिहास पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, नागरिक शास्त्र पढ़ते हो या अर्थशास्त्र पढ़ते हो, डेली लाइव क्लास चलाई जाती है। मैं डेली लाइव क्लास ही लेता हूँ, रिकॉर्डेड क्लास कभी नहीं लेता हूँ, डेली लाइव क्लास लेता हूँ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो लाइव चैट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइव चैट में लिख सकते हैं, कमेंट चैट में लिख सकते हैं। और वे बच्चे
जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, यदि उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, मैं बहुत तेज बोलता हूँ, मेरी आवाज़ सुनाई देती है नहीं देती है, बफरिंग होता है, बोर्ड पे जो मैं लिखता हूँ दिखाई नहीं देता है, या मेरे हैंड, चलिए ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जो मैं लिखता हूँ अगर दिखाई नहीं देता, तो इन सभी संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। और मैं लाइव चैट डेली में चलाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए कुछ अन्य डाटा को लिखते हैं, कुछ फैक्ट को लिखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं, और मैं कहूँगा कि आप नोट्स तैयार करते हुए चलिएगा। मैं इस तरीके से हैंड रिटन मैं नोट्स देता रहता हूँ, ताकि आप चीज़ों को नोट करते रहें और आपका चीज़ें लिख रहे हैं, ताकि आपका एक हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाते जाना, आप बस खाते पीते सोते ऐसा बस मोबाइल देख रहे, हाँ चलो ठीक है ये हो गया, ऐसा ना। आप कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, और जो ऐसे चीजें मैं लिखा हूँ, जैसे मैंने विस्तार लिखा हुआ है अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, आप इसको लिख दें। फिर मैंने कुछ अन्य चीजों को लिखा है, उसको लिख दिए। जैसे मैंने बताया तटीय मैदान, ये जो है जलोढ़ मृदा का है, इन सबको ऐसा लिखते जाएंगे ना, तो आपका फेयर रफ जो भी है वो तैयार होता जाएगा, और बाद में पेपर के समय ना याद करने के लिए आपके लिए बहुत आसान रहेगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चीजें लिखवाता नहीं, पढ़ाता भले ज्यादा हूँ, लिखवाता उतना ही जो चीजें काम की हों, और जो चीजें याद ना हो सके, ताकि आप चीजों को लिखें, उसको याद करें, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट पेपर लगाएं, मॉडल पेपर लगाएं, जो भी है आप लगाएं, और पेपर में आपका एक अच्छा नंबर आए, ठीक है। तो चलिए अन्य चीजों को मैं आपको बता दूं, और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली लाइव क्लास चलाता हूँ और नोट्स भी देता हूँ, ठीक है। तटीय मैदान के 3 भाग हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो तटीय मैदान है उसके जो है 3 भाग हैं। कौन-कौन से 3 भाग हैं उसको मैं आपको जो है बता दूं। जो तटीय हमारा मैदान है, जो पश्चिमी का जो तटीय मैदान है, इसके 3 भाग है। कौन-कौन से 3 भाग है, मैं आपकी मदद से मैं बताने की कोशिश करूँ। जैसे ये समझ लीजिए आपका जो है भारत है, ठीक है। आप साउथ इंडिया, इतना ये हमारा काम का, तो इतना से समझे, ऊपर का आप छोड़ दीजिए। तो जो इसका तटीय मैदान है 3 भाग में है। कहाँ पर 3 भाग में है, कैसे 3 भाग में है, उसको मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है उत्तरी का कोंकण, यानी जो आपका मुंबई से लेकर जो गोवा तक है, यानी इसका जो है मैंने जैसे कहा ना, ये क्या है, संकीर्ण है, यानी पतला और निरंतर है, जबकि ये कटा फटा है। तो आपका जो यहाँ पर मुंबई है, तो यहाँ पर मुंबई से लेकर, मैं लिख दूं यहाँ पर, मुंबई से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर गोवा तक, ठीक। मैं राइटिंग आपको समझ में आ रही है ना, दिख रहा ना, ठीक है। तो मुंबई से लेकर गोवा तक ये वाला जो क्षेत्र है, इसको जो है हम जो है कोंकण, इसको उत्तरी भाग, इसको उत्तरी, ये उत्तरी भाग, इसको हम का कोंकण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम बोलते हैं कोंकण, इसको हम बोलते हैं कोंकण, 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 कोंकण बोलते हैं। इस वाले इतने के क्षेत्र को हम बोलते हैं कोंकण क्षेत्र, इस वाले को हम बोलते हैं कोंकण क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद फिर नीचे आ जाइए, फिर नीचे आपका गोवा से लेकर ये आपका कर्नाटक तक, ये जो आपका क्षेत्र है कर्नाटक, गोवा से लेकर आपका जो है कर्नाटक क्षेत्र है, इसको मध्य भाग को, ये आपका मध्य भाग है, ये उत्तरी भाग हुआ, ये मध्य भाग हुआ। तो इस मध्य भाग को कन्नड़, क्या कन्नड़ का मैदान कहते हैं, कन्नड़ का मैदान कहते हैं, इसको बोलते हैं कन्नड़ का मैदान, कन्नड़ का मैदान, कन्नड़ का मैदान कहते हैं। अब मैं राइटिंग समझ पा रहे हैं ना, आपको दिख रहा है ना, जरा मैं एक बार देख लूं आप लोग को दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, आपको दिख रहा है, ना दिखे ना तो कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। तो कोंकण, तो आपका मुंबई से लेकर गोवा तक आपका जो हो गया, ये जो होगा कोंकण क्षेत्र हो गया। और जो गोवा से लेकर कर्नाटक तक ये जो क्षेत्र होगा, इसको हम कर्नाटक मैदान कहते हैं। फिर आपका कर्नाटक से लेकर मालाबार तट तक, यहाँ पर मालाबार तट है, मालाबार तट, तो कन्नड़ से लेकर मालाबार तट तक इसको हम बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं दक्षिणी भाग को मालाबार तट का भाग है, ठीक है। तो दक्षिणी भाग को मालाबार तट का भाग है, तो दक्षिणी का भाग जो है इसको मालाबार तट के नाम से हम जो है जानते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो लास्ट समाप्त हो जा रहा है, मालाबार तट के नाम से हम जो है जानते हैं। तो आपका जो है एक कोंकण क्षेत्र, दूसरा कन्नड़ क्षेत्र, तीसरा मालाबार तट, इन 3 क्षेत्रों में इसको जो है हमारा जो है पश्चिमी जो है आपका जो तट है, जो घाट है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं।
ठीक है। अब जानिए इसके उत्तर भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है। अब देख जान लीजिए बंगाल की खाड़ी का भाग विस्तृत एवं चौड़ा है। और एक बात जान लीजिए जो बंगाल की खाड़ी का जो भाग है वो विस्तृत और चौड़ा है। मतलब मैं मैप की तरह फिर से बनाऊं, ये जो इलाका है आपका जो है, ये वाला जो इलाका है ना, ये भाग बहुत बड़ा है, यानी बड़ा है प्लस चौड़ा है, यानी बहुत बड़ा है प्लस चौड़ा है। यहाँ का क्षेत्र आपका बहुत बड़ा और चौड़ा है। इसे उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसे जो है यानी इसे उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तरी सरकार कहा जाता है इस वाले क्षेत्र को। बंगाल की खाड़ी का जो मैदान है उसको, उस वाले क्षेत्र को उत्तरी सरकार कहा जाता है। जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाता है। जबकि जो दक्षिणी भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको हम क्या कोरोमंडल कोरोमंडल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ के भाग को हमने देख लिया। ये वाला आपका जो बंगाल की खाड़ी का ये वाला क्षेत्र, इसको हम उत्तरी सरकार के नाम से, जबकि सबसे दक्षिणी बिंदु जो पूर्वी घाट का, इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से, कोरोमंडल तट तट क्षेत्र के नाम से हम जो है जानते हैं। और ये सभी चीजें ना आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैं मैप बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना? ना समझ पाए, समझ में आए तो आप हमें जरा कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, अब जाइए ईस्ट। अब जानिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, मैं दूसरा पेन ले लो। ये वाला जो क्षेत्र है ना आपका, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो तट है, ये वाला तट का जो मैदान है, यहाँ का ये जो क्षेत्र का मैदान है, ये वाला जो क्षेत्र का जो मैदान है, ये वाला जो क्षेत्र का मैदान है, मैं दूसरा मैप ले लूँ। ये देखिए ये है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है ना आपका, इस यहाँ के मैदान को निर्माण किस नदियों ने किया है, उन नदियों का हम नाम जान ले। कौन से नदियां हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट का निर्माण करती हैं। यानी इस तट का जो निर्माण है कुछ नदियों ने किया है। यानी मैं लिख दूं पूर्वी तट का, यानी सॉरी लिख दूं पूर्वी तट का निर्माण, पूर्वी तट का निर्माण मैं लिख दूं यहाँ पर। आप इसको जो है नोट करते हुए चलिएगा। मैं यहाँ लिख दूं ऐसा साइड में, ऐसा मैं लिख दूं पूर्वी तट के मैदान का निर्माण कृष्णा, गोदावरी, अब लिख सकते हैं ऐसा, आप लिखते हैं कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी इत्यादि नदियों ने किया है। तो पूर्वी तट के मैदान का निर्माण कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी इत्यादि नदियों ने किया है। इस छत का जो मैदान है ना इसका, ये इन्होंने इसका निर्माण किया है। अब आगे जानिए, चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी क्या खारे पानी की झील है। अब यह पूर्वी जो आपका ये तट है, ये पूर्वी जो तट है, इस पूर्वी तट में चिल्का झील, आप सबसे पहले इसको लिख लिए, मैं यहाँ पर इरेज कर दूं। आप जो है इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं इरेज करके फिर लिखवा दूं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं ऐसा लाइन टू लाइन वाइज जो है मैं ऐसा लिखवाते चलूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं लिख दूं पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील, इसको मैं इरेज कर दूं, इसको ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, अब देखिए मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, ताकि आपको जो है ना समझ में आए। ठीक, अब मैं यहाँ पर लिख दूं आपके लिए, देखिए अब मैं लिख दूं पूर्वी तट, यानी ये पूर्वी तट या पश्चिमी तट, लिख दूं पूर्वी तट पर चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी
खारे पानी की खारे पानी की क्या झील झील है, जो कहाँ यानी पूर्वी तट पर चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब सवाल उठता है झील क्या होता है, झील क्या यानी झील क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको झील बताता हूँ झील क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपने नदी को अगर देखा होगा तो नदी जो कभी बहती तो ऐसे कभी नहीं बहती है, नहीं, कभी भी अगर नदी बहेगी तो कुछ इस तरीके से बहेगी, ऐसे 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 इस तरीके की संरचना से ऐसा बहती है। ऐसे बहती है ना नदी, इधर उधर आड़ा टेढ़ा मेढ़ा। तो कभी नदी, ये जो नदी इस तरह से बहती है ना, इसको हम विसर्प कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विसर्प। इसको विसर्प, नदी ऐसे आड़ा टेढ़ा जिग जैग या सांप के रूप में बहती है, इसको हम विसर्प कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, नदी कुछ बहुत ज्यादा घुमावदार तीखा मोड़ ले, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, अब ऐसा 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 जो है ऐसा बहने लगी। मान लीजिए कोई नदी है, अब मान लीजिए नदी ऐसा बह रही है, कोई नदी है अब ऐसा बह रही है, ऐसा मान लीजिए ऐसा कोई नदी बह रही है। अब मान लीजिए कोई नदी ऐसा बह रही है, अब मान लीजिए कोई नदी ऐसा बह रही है, अब मान लीजिए कोई नदी अब ऐसा बह रही है, मान लीजिए। तो अब नदी बहते बहते क्या हुआ, यहाँ पर नदी देखिए ये वाला हिस्सा आपस में सट गया। और जब सट जाता है तो यहाँ पर क्या पूरा पानी भर जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा पूरा जो है आपका ये जो हिस्सा होता है ये पूरा पानी भर जाता है, पूरा पानी भर जाता है, पूरा पानी भर जाता है। ये पूरा पानी 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 होता है। फिर होने क्या लगता है, जो नदी आपका ऐसा 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 करके जो बह रही थी, अब कैसा बहने लगती है, अब ऐसा बहने लगती है। अब कैसा हो जाएगा, अब ऐसा ऐसा होते हुए अब जो नदी इधर बनने लगती है। अब इधर आपका पानी का इकट्ठा ऐसा पानी ऐसा इकट्ठा होने लगता है। अब नदी जो है ऐसा बहेगी, ऐसा 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 बहते निकल जाएगी। मैं अगर काले पेन से लिखूं तो नदी जो है ऐसा, अब ऐसा 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 बह के निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या पानी अब भरा रहेगा। तो ये कैसे यहाँ से पानी आए, क्योंकि नदी मोड़ मोड़ के ऐसा बह के इधर मुड़ गई। तो ये जो है आपका जो बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम झील कहेंगे। अब ये पानी है तो ये झील है। तो झील, अब जो कि झील है, तो वैसे ही क्या है, भारत में एक नदी है महानदी। महानदी है ना, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, उड़ीसा में स्थित क्या महानदी, उड़ीसा में स्थित एक नदी है जिसका नाम है महानदी। वो महानदी ऐसे ऐसे बहते, एक जगह ऐसा इतना तीखा मोड़ ले लेती है कि उसके दोनों क्या है, ये जो विसर्प आपस में सट जाते हैं और एक बहुत बड़े क्या झील का निर्माण होती है। और ये झील का जो पानी होता है ना वो खारा होता है। अब सवाल होता है खारा क्यों होता है, क्योंकि एक काफी लंबे समय से पानी एक जगह इकट्ठा रहता है, बह नहीं पाता है, तो कुछ समय बाद खारा होने लगता है या अन्य कारणों से भी खारा होने लगता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ऐसे इसको झील कहेंगे, ये झील कहेंगे, इसको हम झील कहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार उड़ीसा में एक नदी स्थित है जिसको महानदी कहते हैं। मैंने लिखा ना यहाँ पर महानदी, तो उड़ीसा में क्या महानदी बहती है, तो वहां पर ऐसा बह जाती है इस तरीके से जो झील का निर्माण करती है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील, यानी इसका कोई पानी पिएगा तो खारा लगेगा, खट्टा लगेगा, ऐसा आपको लगेगा। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब डेल्टा क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। देखिए डेल्टा क्या होता है, देखिए डेल्टा क्या होता है, मैं इसको आपको बताता हूँ। झील आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं आप लोग को डेल्टा बताता हूँ कि डेल्टा क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूँ, डेल्टा क्या होता है। देखिए डेल्टा क्या होता है मैं बताता हूँ, डेल्टा क्या होता है। देखिए देखिए डेल्टा क्या होता है। देखिए जब नदियां जब पठारों या पर्वतों से जब निकलती हैं तो बहुत तेजी से निकलती है, क्योंकि ऊंचाई पर से निकलती हैं। ऊंचाई पर से ढेला भी किसी को मारो, पत्थर भी, तो उसको 200 किलोमीटर प्रति घंटे से एक बार तेज चोट लगेगा, क्योंकि वो ऊपर से आया है। ठीक है, तो जब नदियां जब पर्वतों से और पठारों से निकलती है तो एक ऊंचाई पर से निकलती हैं। और इसमें इतना, जब नई नदियां कोई निकलती हैं, जब कोई नई नदियां निकलती हैं तो पहले तो ऊंचाई पर से निकलती हैं। दूसरा, उसमें जल बहुत ज्यादा होता है, उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ही तेजी से निकलती हैं। और जब बहुत ही तेजी से निकलती हैं तो उनके सामने कुछ भी आ जाए, जैसे पत्थर चट्टान कुछ भी आ जाए, तो उसको क्या, उसको तोड़ते हुए एक तरह से घर्षण करते हुए निकलती हैं। जैसे आप ऐसा समझिए, आप मैप में जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत है। अब ऐसे मान लिया ऐसा कोई नदी निकली,
अब जब नदी जब निकलेगी, जब मान लीजिए यहाँ से कोई ऐसा मान लीजिए कोई नदी निकल रही है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई जो है पत्थर आ गया, तो नदी क्या करेगी, अपना ऐसा मुड़ जाएगी इस साइड से, क्या ऐसा जो है कुछ इस तरीके ऐसा मुड़ जाएगी, इस तरह का ऐसा मुड़ जाएगी, ऐसा मुड़ जाएगी। लेकिन ये जो पत्थर आ गया अब इतनी तेजी से जो कि निकल रही है, तो इस पत्थर के क्या धीरे धीरे क्या इस तरह से ऐसे 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 घर्षण करेगी, और घर्षण करने के बाद जो आपका ये पत्थर ऐसा था वो धीरे धीरे ऐसे घर्षण से मिटने लगेगा, मिटने लगेगा, मिटने लगेगा, मिटने लगेगा। आप एक सेकंड रुक जाइए। क्या होगा, एक समय बाद क्या होगा, ये जो पत्थर धीरे धीरे क्या ऐसे जो है 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 मिटने लगा, अरे समाप्त हो जाएगा। तो ये आखिर पत्थर मिट के गया क्या, जब नदियां बहुत तेज जब निकलती हैं तो अपने साथ क्या इनको घर्षण करती है, जैसे जैसे देखो जब बारिश होता है तो बारिश की जो पानी होती है अपने साथ धूल मिट्टी कंकड़ बहा के ले जाती है, और जहाँ पर गड्ढा होता है लिया के पाट देती है। अगर मान लीजिए बारिश होने से पहले आप एक गड्ढा खोदो, अगर 10 मीटर का गड्ढा है, और जब बारिश होगा तो बारिश की पानी क्या अपने साथ धूल मिट्टी कंकड़ कीचड़ सब बहा के ले जाएगी, और बाद में उसी गड्ढे में क्या भरेगी। तो एक समय बाद क्या होगा, जब गड्ढे पानी से भर जाएगा कि जब गड्ढे का जब पानी सूखेगा तो उसके बाद उसकी गहराई नापो, तो आपको 10 मीटर नहीं मिलेगा, उसकी गहराई आपको 9 मीटर या 9.5 यानी 9.5 मीटर ही मिलेगा, यानी आधा ही 1 मीटर बढ़ गया। क्यों, क्योंकि वो जो है नदियों अपने साथ जो अवसाद ला रही थी, जो पत्थरों का घर्षण कर रहे थे, जो मिट्टियों का घर्षण कर रही थी, वो क्या घर्षण की वजह से क्या उसको जो है पार्टी देती है। ठीक उसी प्रकार जब नदियाँ पर्वतों या पठारों से निकलती हैं तो उसमें बहुत पानी होता है, बहुत ताकत होती है, और अपने रास्ते में जो कुछ भी आता है उसको घर्षण करते, उसको घिसते हुए, उसका घिसाव करते उसको ले चले जाती हैं। और बहुत सारे लोग जो नदी में कुछ भी फेंकते हैं तो उसको क्या घर्षण करते हुए ले चली जाती हैं। और जब धीरे 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 वो आगे बढ़ती रहती हैं तो एक समय बाद जितने भी नदियाँ होते हैं उनको समुद्र में क्या मिलना रहता है। जब बाद में जब उनको समुद्र में जब इनको मिलना रहता है, ऐसा ऐसा जब समुद्र में इनको जब मिलना रहता है, समुद्र तक आते आते नदियाँ जो होती है ना, इनका जो बहाव होता है बहुत स्लो हो जाता है, यानी पर्वतों पर इसका इतना बहाव होता है कि बह जाएगा कोई भी व्यक्ति, बहुत तेज बहाव होता है। लेकिन जब इनको जब समुद्र में मिलना होता है तो इनका जो बहाव होता है एकदम स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाती है नदियाँ, इतना स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है कि अपने साथ जो भी इनके पास जो भी रहता है कूड़ा करकट या जो भी अवसाद जो पूरे अपने रास्ते में उसको घिसते हुए लेकर है उसको ले जा नहीं पाती हैं, और उसको क्या उसको समुद्र में ले जा नहीं पाती हैं, और वो क्या करती हैं अपने आसपास के इलाकों में वो छोड़ देती हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब जो है क्या होता है, जो पानी जो होता है वो समुद्र में मिल जाता है, तो अपने साथ की कंकड़ पात भी वो धीरे धीरे क्या होता है, वो समुद्र में मिलने से पहले वो समुद्र एक जगह क्या उसको गिरा देते हैं, उसको छोड़ के वो क्या पानी जो होता है वो नदी में मिल जाता है। तो उससे क्या एक डेल्टा एक मैदान का निर्माण होता है। जैसे आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, अब मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, अब ये नदियाँ आ रही हैं तो यहाँ पर मान लीजिए गड्ढे हैं, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो जब वो आएंगे तो अपने साथ जो भी कीचड़ मिट्टी बालू सीमेंट जो भी रहेगा सब यहाँ पर क्या है इसको जमा कर देंगे, और एक समय बाद बड़ा एक लंबा एक मैदान यानी एक समतल निर्माण होगा। जैसे अगर तो जो कि सबसे बड़ी नदी और भारत में बड़ा डेल्टा सबसे बड़ी भूमि बनाती है, कई मीटर में फैला हुआ है, जो गंगा नदी क्या अपने रास्ते में जिसको भी आया वो उसको घर्षण करते हुए लाई, और समुद्र में मिलने से पहले वो इतनी कमजोर हो जाती है कि केवल अपना जल को ही समुद्र में मिला पाती है, अपने साथ जो भी खींच खाच के लाती है उसको समुद्र में मिला ही नहीं पाती है, वो समुद्र में मिलने से पहले उधर ही छोड़ देती है। जितने भी बालू हुआ मिट्टी हुआ रेत हुआ कंकड़ हुआ, बाद में वो कहते हैं कि ये क्या एक डेल्टा है, ठीक है। तो ऐसे क्या जो महानदी है जो उड़ीसा में वो भी जब बहती है तो बहुत सारी चीजों का क्या घर्षण करती है, बहुत सारे पत्थर का मिट्टी का चीजों का वो घिसाव करती है, और घिसाव करती है जब यहाँ पर लाती है तो भी कमजोर हो जाती है, तो पानी ही केवल ले जा पाती है, और अपने साथ जो भी चीजें घर्षण करके अपने साथ जो भी चीजें ले उसको उधर ही रख के चुपचाप पानी वो चले जाते हैं, क्योंकि उसमें गति नहीं हो पाता है। तो बहुत बड़ा एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, डेल्टा ये होता है। और झील यानी जब नदी जब ऐसा ऐसा बहुत बड़ा, अब बाद में नदी क्या ऐसा होकर ऐसा बहते हुए ये आपस में सट जाए, ऐसा दो हिस्सा आपस में बहते हुए नदी के आपस में ऐसा सट जाए तो ये दोनों बाद में एक हो जाते हैं, ये तो यहाँ पानी जमा हो जाता है, इसको हम क्या कहेंगे झील कहेंगे, ठीक है। तो झील क्या होता है डेल्टा क्या होता है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, महानदी में लिख दूं, महानदी में लिख दूं, महानदी के महानदी
डेल्टा महानदी, डेल्टा क्या उन्होंने बता दिया, महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा ना, हाँ ठीक है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा, ओडिशा। अब ये जो डेल्टा होता है एक समतल भूमि होती है, जैसे मैं बता दूं, मैं इसको इरेज करके, जैसे मान लीजिए, अब ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई डेल्टा है, डेल्टा एक तरह से समतल बलुई प्रकार की एक भूमि होती है। तो अब जो क्या, मान लीजिए डेल्टा है ओडिशा में, तो ये क्या है, ये दक्षिणी हिस्सा हो गया आपका, ये दक्षिणी हिस्सा हो गया, ये दक्षिणी हिस्सा हो गया, ये क्या आपका उत्तरी हिस्सा हो गया, और ये क्या आपका पूर्व हो गया, सॉरी ये क्या आपका पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया, और ये क्या पूर्व हो गया। तो यह डेल्टा के दक्षिण में यहाँ पर ये जो है आपका जो है चिल्का झील जो है स्थित है, जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है, जो महानदी डेल्टा से बना, जो महानदी से बना है, और ये उड़ीसा में स्थित है, सबसे खारे पानी की झील है आप भारत की, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं, इसको जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको जो है समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप जो है इसको जो है नोट कर लीजिए, या एक स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आपको उम्मीद करता हूँ डेल्टा क्या होता है और झील क्या होता है आपको समझ में आएगा। अब जो है मैं सबसे पहले इसको जो है मैं इरेज कर दूं, ठीक है, ठीक है, मैं इसको सबसे पहले मैं इरेज कर दूं, ठीक है, इरेज कर दूं, ठीक है। चलिए अब आगे अन्य चीजों को देखते हैं, ठीक है, स्थित है, ठीक है। तो आपका जो है तटी, ठीक है, तो आपका जो था तटी जो मैदान था, जो तटी क्षेत्र था, जो तटीय घाट था, इतना ही एनसीईआरटी ने दिया था। बाकी मैं कहूँगा आप किताब पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी, जो चीज़ें काम की थी वो चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद जो है आपको जो है द्वीप समूह को पढ़ना पड़ेगा। द्वीप समूह क्या होते हैं, द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में जो है आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये आज नहीं पढ़ेंगे, ये कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाते जाते मैं कहूँगा यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप कक्षा 9वीं के हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे आप इतिहास पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, अर्थशास्त्र पढ़ते हो, नागरिक शास्त्र पढ़ते हो, चारों विषयों का समग्र अध्ययन निःशुल्क हमारे चैनल पर कराया जाता है ओमकार मौर्य क्लासेस पर। डेली शाम 9 बजे मैं लाइव क्लास लेता हूँ, इस समय मैं लाइव था, आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो। और एक बात कहूँगा, यदि किसी प्रकार का आपको समस्या कोई डाउट हो तो रिकॉर्डेड वीडियो जो देखते हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स, और जो लाइव चैट से जुड़ते हैं, जो लाइव जुड़ते हैं, लाइव चैट है आप ही लोग के लिए, आप कमेंट करके अपनी समस्या बताइएगा। यदि मेरी हैंडराइटिंग ना समझ आए, मेरी वॉइस आपको ना सुनाई दे, बफरिंग हो, अन्य किसी भी प्रकार की समस्या आप बताइएगा, मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। यह आपका पार्ट 6 था, पार्ट 7 में आपका मुलाकात होगा और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।